एक एक्सरे की साफ लकीर देखी है कभी अपने? वहां कितनी सफाई होती है? हाँ, बिल्कुल एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरह। एग्जैक्टली सब कुछ कितना क्लियर और सुलझावा लगता है कि देखो यहाँ फ्रैक्चर है और इस पर प्लास्टर चढ़ेगा तो बस ये ठीक हो जाएगा। हम इंसानों को ना ऐसी चीजें पसंद है जिन्हें हम देख सकें, किसी कैटेगरी में डाल सकें और फटाफट ठीक कर सकें। सही बात है, इंसानी दिमाग क्लैरिटी ढूंढता है। पर जब मौत आती है, खासकर किसी अपने की, तो वो जो एक्सरे मशीन है ना, वो अचानक काम करना बंद कर देती है। वहां कोई साफ लकीर नहीं बचती। बिल्कुल नहीं बचती। और इस डीप डाइव में आज हम यही समझने वाले हैं, जब मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर और लेखिका सिमोन द बोवॉर की 70 साल की मां बाथरूम में गिरकर अपनी हड्डी तुड़वा बैठी, तो उस एक्सरे ने सिर्फ हड्डी का टूटना दिखाया। हाँ, उसने वो भयानक सच नहीं दिखाया जो पिछले कई सालों से उनके अंदर पनप रहा था। सही कहा। और ना ही उसने उस गहरे उलझे हुए रिश्ते की तस्वीर पेश की जो एक माँ और बेटी के बीच था। तो आज हम बोवॉर की किताब अ वेरी इजी डेथ यानी उन मौत त्रेदूस के अंशों पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही भावुक स्रोत है। ये सिर्फ एक मेडिकल घटना का ब्यौरा नहीं है, ये इस बात का गहरा विश्लेषण है कि कैसे अस्पताल के कमरे में बिताए गए आखिरी दिन पूरे परिवार के दबे हुए जज्बातों को बाहर निकाल लाते हैं। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। बोवॉर कोई आम लेखिका नहीं थी, वो एक एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर थी। हाँ। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा रुककर इस एग्जिस्टेंशलिज्म को समझना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम उन दोनों के बीच की खाई को नहीं समझ पाएंगे। जरूर। देखिए, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो एग्जिस्टेंशलिज्म या अस्तित्ववाद ये मानता है कि इंसान की आत्मा या स्वर्ग जैसी कोई पहले से तय की हुई चीज नहीं होती। अच्छा, यानी प्रीडेस्टिन्ड कुछ नहीं है। बिल्कुल। हम इस दुनिया में आते हैं और हमें अपनी जिंदगी का मकसद, अपने नियम खुद तय करने होते हैं। मौत के बाद कुछ नहीं है, इसलिए जो है यही जिंदगी है। अब इसके बिल्कुल उलट उनकी माँ फ्रांसवा की सोच थी। वो एक बेहद स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल कैथोलिक महिला थी। तो एकदम ऑपोजिट। हाँ, उनका मानना था कि सब कुछ भगवान के हाथ में है और धरती पर दुख सहने से स्वर्ग मिलता है। तो एक तरफ एक माँ जो हर नियम हर मर्यादा में बंधी है और एक बेटी जो हर नियम को तोड़कर आजादी से जीना चाहती है। एग्जैक्टली। इन दोनों के बीच सालों तक एक ठंडी चुप्पी रही थी। पर जब माँ मौत के बिस्तर पर आती है तो ये दोनों विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। तो इस टकराव की शुरुआत होती है रोम में आई एक फोन कॉल से। बोवॉर वहां छुट्टियां मना रही हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ बाथरूम में फर्श पर गिर गई हैं। और सोचकर ही कितनी लाचारी का एहसास होता है। वो लगभग 2 घंटे तक उस फर्श पर घुलटते हुए अकेले टेलीफोन तक पहुंचने की कोशिश करती रहीं। 2 घंटे? बाप रे। और शुरू में तो सबको यही लगता है कि सिर्फ जांग की हड्डी यानी फीमर का फ्रैक्चर है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उस पुरानी जिंदगी के पन्ने खुलने लगते हैं। बोवॉर अपनी माँ के उस घुटन भरे अतीत के बारे में बताती हैं जिसने उन्हें वैसा बनाया जैसी वो थीं। उनकी माँ की बैकग्राउंड सच में एक तरह के दबाव की कहानी है। उनकी शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। हाँ, उनका अपने पति के साथ रिश्ता खुशनुमा था, है ना? एक फिजिकल इंटिमेसी थी। हाँ, पर फिर उनके पति दिवालिया हो गए। उनका पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया और इस पैसे की तंगी के साथ साथ पति के दूसरे औरतों के साथ रिश्तों ने माँ को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। ओह वाओ। तो मतलब उन्होंने सब कुछ सह लिया अंदर ही अंदर। बिल्कुल। उन्होंने सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए अपनी सारी इच्छाओं, अपनी सारी खुशियों को अपने ही अंदर दफना दिया। और इसी दबाव का असर उनके व्यवहार में दिखता था। बोवॉर लिखती हैं कि माँ का गुस्सा अक्सर उनकी दोनों बेटियों पर निकलता था। उनका एक तकिया कलाम था जो वो बात बात पर कहती थी। हाँ, मुझे पूरा हक है, यानी आई सर्टनली हैव द राइट। सही। ये शब्द सुनने में तो बड़े आत्मविश्वास से भरे लगते हैं, जैसे कोई अपने अधिकार जता रहा हो। पर इसके पीछे की मानसिकता तो कुछ और ही थी ना। दरअसल जब कोई इंसान बार बार अपना हक जताता है तो वो अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इंटरेस्टिंग। जिन लोगों की आवाज को सालों तक दबाया गया हो, है ना, जिनकी इच्छाओं की कोई अहमियत ना बची हो, वो छोटी छोटी बातों में अपना वजूद ढूंढने लगते हैं, यानी कंट्रोल पाने की कोशिश। बिल्कुल। उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ खोया था कि वो हर उस चीज पर, हर उस रिश्ते पर एक कड़ी पकड़, एक पोजेसिवनेस रखना चाहती थी जो उनके पास बचा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब सामने आती है। जब वो अस्पताल में चोट लगने के बाद लेटी हैं
तो उनके अंदर जीने की एक अजीब सी भूख, एक नई चमक जाग उठती है। वो अपने बिस्तर से कहती है, मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल एक दबाए हुए स्प्रिंग की तरह था। सही कहा, एकदम स्प्रिंग की तरह। उनकी माँ ने सारी उम्र अपनी खुशियों को दबाकर रखा, समाज के और धर्म के बोझ तले। लेकिन जब अस्पताल के उस बिस्तर पर आकर सारी सामाजिक जिम्मेदारियां छूट गईं, तो वो स्प्रिंग अचानक खुल गया। हाँ, वो अब नई लरूस डिक्शनरी देखकर बच्चों जैसा आनंद ले रही हैं, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना चाहती हैं, बाहर पेड़ों की पत्तियों को देखना चाहती हैं। ये देखकर तो बोवार खुद हैरान रह जाती हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपनी माँ को एक ऐसी औरत माना था जो सिर्फ शिकायतें करती थी, जो अपने दुखों में बंधी थी। पर यहाँ अस्पताल में उन्हें अपनी माँ के अंदर जीने की एक ऐसी बेपनाह चाह दिखती है जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये मरीज बनने का भी ना एक अजीब सा असर होता है। बिल्कुल होता है। जब आप अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं तो आपको आम जिंदगी के नाटकों से, रिश्तेदारियों के बोझ से छुट्टी मिल जाती है। आप सिर्फ अपने आप में सिमट जाते हैं। हाँ, और शायद पहली बार उन्हें सिर्फ अपने लिए जीने का मौका मिल रहा था। पर ये नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद एक बहुत भयानक मोड़ लेती है। क्योंकि वो हड्डी का टूटना तो दरअसल सिर्फ एक बहाना था। असली बीमारी कुछ और थी। डॉक्टर्स को पता चलता है कि उनकी आंतों में रुकावट है, यानी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। और जब वो सर्जरी करते हैं तो सामने आता है एक बड़ा अग्रेसिव कैंसर जिसे सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा? हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों और मांसपेशियों में तेजी से फैलती है। और यहाँ से ये पूरी कहानी एक मेडिकल थ्रिलर और इंसानियत के एक गहरे संकट में बदल जाती है। सही कहा। यहाँ से हम मॉडर्न मेडिसिन की एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ इंसान पीछे छूट जाता है और सिर्फ एक केस या एक बॉडी आगे रह जाती है। बोवार दो तरह के डॉक्टर्स का जिक्र करती हैं जो दरअसल मेडिकल साइंस के दो अलग नजरियों को दर्शाते हैं। एक है डॉक्टर एन, जो नए यंत्रों, नई टेक्निकल अप्रोच के दीवाने हैं। अच्छा। उन्होंने आंतों का ऑपरेशन करके बोवा की मां को लगभग मौत के मुंह से वापस खींच लिया, भले ही अंदर कैंसर पूरी तरह फैल चुका था। पर एक बात बताइए, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अगर डॉक्टर किसी की जान बचा रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो उलझन है। डॉक्टर ने तो अपना काम किया ना। उन्होंने एक रुकावट को हटाया और अपनी मरीज की जिंदगी बढ़ा दी। देखिए, डॉक्टर नैन किसी बुरे इरादे से काम नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम उनके इरादों में नहीं, उस मेडिकल ट्रेनिंग के ढांचे में है जो डॉक्टर्स को बीमारी को एक पजल की तरह देखना सिखाता है। ओह, जैसे कोई मशीन ठीक करनी हो। हाँ, डॉक्टर नैन के लिए आंतों का रुक जाना एक मैकेनिकल फेलियर था जिसे बस ठीक करना था। उनका सक्सेस मेट्रिक ये था कि क्या मैंने इस ऑर्गन को दोबारा चालू कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इस सर्जरी के बाद ये मरीज एक अच्छी और बिना दर्द की जिंदगी जी पाएगी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ थी डॉक्टर पी, जिनका नजरिया अलग था। वो जानते थे कि अंत करीब है, इसलिए उनका मकसद जान बचाना नहीं बल्कि दर्द को कम करना था, यानी पैलिएटिव केयर। तो आखिर इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि मरीज अपनी ही गरिमा, अपनी डिग्निटी खो बैठता है। बोवार का पछतावा यहाँ सच में दिल छू लेने वाला है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को इन मशीन्स और ऐसी मेडिकल टेक्निक के हवाले कर दिया है जो उन्हें ठीक नहीं कर रही, बल्कि उनकी मौत को और लंबा, अकेला और दर्दनाक बना रही हैं। वो सोचती हैं कि उनकी माँ को आसानी से गुजर जाने देना चाहिए था। उनके दिमाग में यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु का विचार भी आता है, पर अस्पताल के कानून और डॉक्टर्स के दबदबे के आगे वो झुक जाती हैं। जब मरीज अस्पताल की इस मशीन में फंसता है तो परिवार का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है इंसान की शर्म, उसकी प्राइवेसी पर। सोचकर देखिए, बोवार की माँ एक ऐसी मर्यादित महिला थीं जिन्होंने शायद ही कभी अपने पति के सामने भी पूरी तरह कपड़े उतारे हों। हाँ, उनके लिए अपना शरीर दिखाना एक बहुत बड़ा टैबू था। पर अब अस्पताल के उस बिस्तर पर उनकी कोई प्राइवेसी नहीं बची। वो नंगी लेटी हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उनकी जांच करते हैं और उन्हें उस बात की एक अजीब सी आदत हो जाती है। वो बेडपैन पर बैठने वाली घटना तो सच में झकझोर देती है। बिल्कुल। जब नर्सेज उन्हें बेडपैन पर बिठाने की कोशिश करती हैं और उन्हें भयानक दर्द होता है, शर्म आती है, तो वो अचानक एक ऐसी बात कहती हैं जो उनकी पुरानी शख्सियत से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो थक कर कहती हैं, मुर्दे तो जरूर अपने बिस्तर पर ही करते हैं। सोचो, ये कितना बड़ा मानसिक बदलाव है। एक औरत जो सारी उम्र सामाजिक नियम मानती रही, अब मौत के सामने इन छोटी छोटी बातों को बेमानी समझ रही है। ये उनका मौत को आते हुए देखने का एक नया तरीका था। लेकिन इस मेडिकल टेकओवर का सबसे भयानक हिस्सा
वो आशा थी जो डॉक्टर्स उन्हें दे रहे थे। आशा कैसे? जब उन्हें दर्द भरे इंजेक्शंस लगाए जाते थे तो वो उन्हें खुशी से सहती थीं। उनकी नज़रों में एक अलग ही विश्वास था। वो सोचती थीं कि ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इलाज उन्हें ठीक कर देगा। जबकि सच्चाई ये थी कि वो मौत के और करीब जा रही थी। मॉडर्न मेडिसिन ने उनकी बीमारी का इलाज तो नहीं किया, पर उनके अंदर उम्मीद जरूर पैदा कर दी। और जब डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ एक मेडिकल केस समझकर उनकी गरिमा छीन ली, तो परिवार के पास कंट्रोल वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, सच को कंट्रोल करना। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है वो झूठ जिसने इस चर्चा में एक नया पन्ना खोल दिया। हालात इतनी खराब थी, पर फिर भी परिवार ने मां से सच छुपाने का फैसला किया। उन्हें बताया गया कि उन्हें पेरिटोनाइटिस हुआ है। पेरिटोनाइटिस यानी पेट की घेलियों में इन्फेक्शन। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि उन्हें कैंसर है। आखिर ये झूठ क्यों बोला गया? मैं सोच रहा था इस बारे में। परिवार ने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि जिंदगी भर फ्रांसवास सबसे ज्यादा कैंसर नाम की बीमारी से ही डरती थी। अच्छा। परिवार को लगा कि अगर उन्हें सच बताया गया तो वो मानसिक तौर पर बिल्कुल टूट जाएंगी और बचे हुए चंद दिन भी बस डर में बिताएंगी। लेकिन सच छुपाने का ये फैसला एक गहरा एथिकल संकट पैदा करता है ना। मुझे खुद इस बात पर थोड़ी उलझन होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि मौत पर हर इंसान का अपना हक होता है, उसे हक है जानने का कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो क्या अपनी माँ को अंधेरे में रखना एक धोखा नहीं था? क्या बोवार ने उन्हें उनकी अपनी मौत का सामना करने के हक से महरूम नहीं कर दिया? देखिए, बोवार खुद इस किताब में इस आत्मग्लानि से जूझती हैं। उन्हें बार बार लगता है कि वो अपनी माँ से नजरें चुरा रही हैं। राइट। पर दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल सच्चाई होती है। मौत का सच इतना वजनी होता है कि कोई भी तय नहीं कर सकता कि सामने वाला इसे कैसे झेलेगा। बोवार ने महसूस किया कि झूठ ने मां को वो शांति दी जिससे वो अपने आखिरी दिन बिना किसी आतंक के गुजार सकी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में धर्म यानी रिलीजन का जो पहलू निकल कर आता है, वो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक अजीब सा पैराडॉक्स, एक बड़ा विरोधाभास है। जैसा कि हमने पहले बात की, उनकी माँ एक बेहद कट्टर कैथोलिक थी। उनकी पूरी जिंदगी प्रार्थनाओं और भगवान के भरोसे पर चली थी। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अगर कोई इतना बड़ा भक्त है तो मौत के वक्त उसे सबसे ज्यादा शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे तो स्वर्ग जाने का विश्वास है। बिल्कुल। लेकिन अस्पताल के उन आखिरी दिनों में उन्होंने एक बार भी किसी प्रीस्ट या पादरी को बुलाने की मांग नहीं की। ये कितनी हैरान की बात है। यही तो अस्तित्ववाद और जीवन विज्ञान यानी बायोलॉजी का सबसे गहरा खेल है। जब उनके दोस्तों ने अस्पताल में आकर धर्म की बातें करनी चाहिए, उन्हें भगवान की याद दिलानी चाहिए, तो उन्होंने आंखों को बंद कर लिया। एक तरह से उन्हें इग्नोर कर दिया। हाँ, या बस थक कर कह दिया कि ईश्वर दयालु है। बुवा, जो कि खुद एक नास्तिक थीं और धर्म में विश्वास नहीं करती थीं, उन्होंने इस सब को बिना किसी ताने के बहुत न्यूट्रल ढंग से ऑब्जर्व किया। तो फिर धर्म ने उन्हें शांति क्यों नहीं दी? क्या उनका धर्म सिर्फ एक दिखावा था? नहीं, बुवार ये नहीं मानती कि उनका धर्म दिखावा था। धर्म उनकी जिंदगी और उनकी आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा था। लेकिन बुवार एक बहुत बड़ी बात समझाती हैं। क्या? जब इंसान दरअसल मौत के सामने खड़ा होता है, जब उसका शरीर काम करना बंद कर रहा होता है, तो सारी फिलॉसफी, सारे धार्मिक किस्से पीछे छूट जाते हैं। उस वक्त बस एक ही चीज काम करती है, बायोलॉजी, शरीर का अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। बोवार इसे एनिमल ड्रेड ऑफ डेथ और लव फॉर लाइफ कहती हैं। उस मौत की कगार पर खड़ी औरत को स्वर्ग की आत्माओं और अमरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस कल सुबह का सूरज देखना था। यहाँ बोवार की एक लाइन बहुत गहरी चोट करती है। उन्होंने लिखा, अमरता की उम्मीद उस इंसान को तसल्ली नहीं दे सकती जो इस दुनिया की जिंदगी से सच्चा प्यार करता हो। मौत के करीब आकर उनकी माँ का पूरा ध्यान ठीक होने पर था। एक दिन उन्होंने थककर अपनी बेटी से कहा, आज मैं जी नहीं, क्योंकि उनका पूरा दिन नींद और दवाइयों में ही निकल गया था। कैसी दर्दनाक बात है ये। वो स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं कर रही थी, वो एक और दिन जीने की भूख से तड़प रही थी। और यहाँ आकर वो सारी लंबी चौड़ी बातें मिट जाती हैं। जब मौत करीब आती है तो दर्शन काम नहीं आता, धर्म तसल्ली नहीं देता और मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ दर्द को खींचती है। तो अंत में क्या बचता है? सिर्फ एक आधि मानव जैसा शुद्ध इंसानी एहसास। और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नए रास्ते पर जाती है, उन माँ बेटी के व्यक्तिगत रिश्ते की तरफ। एक ऐसी माँ और बेटी जो सालों से एक दूसरे से दूर थीं, जिनके विचार एक दूसरे के इतने खिलाफ थे कि उनकी आपस में कभी बनी ही नहीं।
माँ को बोवार के आज़ाद ख्यालों से, उनकी किताबों और उनकी एथियज्म से हमेशा डर लगता था। कितनी हैरत की बात है कि एक माँ ने अपनी बेटी से एक बार कहा था, तुम मुझे डराती हो। दोनों के बीच नजरियों का एक समंदर था। लेकिन मौत के इस आखिरी सफर में अस्पताल के उस छोटे से कमरे में वो दीवार पूरी तरह ढह जाती है। क्योंकि अस्पताल का बिस्तर विचारों को नहीं, शरीर को महसूस करता है। उन आखिरी दिनों में बोवार ने अपनी माँ की बीमार पुरानी स्किन पर अपने हाथ फेरे। हाँ, उन्हें अपने हाथों से चम्मच से योगर्ट खिलाया, उनकी ठंडी होती उंगलियों को, उनके सूखते होंठों को बहुत करीब से महसूस किया। ये सिर्फ एक थ्योरिस्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक बेटी का स्पर्श था। जिस माँ के विचारों को बोवार ने पूरी जिंदगी बूर्जुआ सोसाइटी की मरी हुई आवाज कहा था, अब वो उस माँ को एक थ्योरी या आइडियोलॉजी की तरह नहीं देख रही थी। अब वो सिर्फ एक चोट खाई हुई, जीने की हर मुमकिन कोशिश करती हुई आम औरत बनकर रह गई थी। और इस बदलाव का असर बोवार पर कितना गहरा पड़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब माँ की मौत होती है तो बोवार बुरी तरह टूट जाती हैं। वो फूट फूट कर रोती हैं। ये वही बोवार हैं जिन्हें लोग एक कोल्ड इंटेलेक्चुअल पत्थर मानते थे। जब उनके पिता की मौत हुई थी तब वो बिल्कुल नहीं रोई थी। तो फिर माँ के वक्त उनका ये बुरा हाल क्यों था? ये भी तो सोचने वाली बात है। क्योंकि पिता के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही दिमागी था, इंटेलेक्चुअल था, पर माँ के साथ रिश्ता एक फिजिकल कनेक्शन होता है। बायोलॉजी। हाँ, जब आप अपनी आंखों के सामने उस शरीर को मरते हुए देखते हैं जिसने आपको जन्म दिया, जिसके दूध से आपको पोषण मिला, तो वो तकलीफ किसी फिलॉसफी की मोहताज नहीं होती। उनका अपना शरीर उस दुख पर रिएक्ट कर रहा था। राइट। उन्हें खुद आश्चर्य होता है जब वो देखती हैं कि उनके खुद के होठ और मुंह किस तरह उनकी माँ के आखिरी फेशियल एक्सप्रेशंस को बिना सोचे कॉपी कर रहे थे। ये इस बात का प्रमाण था कि माँ का उनके अस्तित्व पर कितना गहरा और बॉडीली असर था। जब आखिरकार मौत आती है तो अस्पताल की एक नर्स कमरे में आती है और उनकी शांत पड़ी माँ को देखकर कहती है, ये एक बहुत आसान मौत थी, यानी अ वेरी इजी डेथ। यही इस किताब का टाइटल भी है। बिल्कुल। लेकिन बोवार इस टाइटल के जरिए एक बहुत गहरा तंज कस रही हैं। एक आयरॉनिकल बात कह रही है ना? बिल्कुल सही। बाहर खड़े लोगों के लिए, अस्पताल के स्टाफ के लिए, वो मरीज बिना ज्यादा हल्ला मचाए शांति से गुजर गया, इसलिए वो उनके हिसाब से एक इजी डेथ थी। पर असल में ऐसा नहीं था। नहीं, सिर्फ बोवार जानती थी कि उस एक महीने में उनकी माँ ने क्या झेला था। वो अपनी जिद में, उस दर्द में, उस झूठ में और उस अकेलेपन में कितनी बेचैन थी। जिसे सोसाइटी और मेडिकल दुनिया एक इजी डेथ मानकर फाइल बंद कर देती है, वो दरअसल उस गुजरने वाले के लिए और उसके पास खड़े परिवार के लिए कितनी अकेली और भयानक लड़ाई होती है। मौत अपने आप में कभी इजी नहीं होती। सही बात है। तो इन सारी बातों को, इन सारे पहलुओं को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो हमें क्या समझ आता है? हमने शुरुआत की थी एक टूटी हुई हड्डी से, पर हम पहुंचे मौत, मेडिकल साइंस और इंसानियत के सबसे कठिन सवालों तक। उम्र के आखिरी पड़ाव पर बीमारी और मौत किसी भी परिवार के अंदर दबे हुए पिछले सारे हिसाब खोल देती है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी बड़ी फिलॉसफी, किताबें, धर्म हमें जिंदगी के दुखों के लिए तैयार कर देंगे। हमें लगता है कि हम बहुत रैशनल हैं और सब संभाल लेंगे। पर जब उस बिस्तर पर आपकी अपनी माँ या कोई अपना होता है तो वहाँ कोई थ्योरी काम नहीं आती। वहाँ अस्तित्ववाद या किसी और विचारधारा की औकात नहीं बचती। वहाँ सिर्फ दो इंसान बचते हैं। और इसी के साथ हमने देखा है कि कैसे मॉडर्न साइंस ने इंसान की उम्र तो बढ़ा दी है, पर उसे एक मशीन का पुर्जा बना दिया है। डॉक्टर नान जैसे डॉक्टर्स टेक्निकल तौर पे सक्सेसफुल जरूर होते हैं, पर मौत से लड़ने की इस अंधी दौड़ में वो मरीज का सुकून, उसकी गरिमा छीन लेते हैं। परिवार को सच छुपाने जैसे कठिन और तकलीफदेह झूठ का सहारा लेना पड़ता है ताकि उनका अपना उस मेडिकल आतंक से बचा रहे। एक बिल्कुल पकी पकाई साफ थियरी और एक बीमारी से लड़ते कमजोर इंसान के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अंत में मैं एक सवाल के साथ इस विषय को छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसी सोचनी समझने वाली बात जो इस पूरी कहानी से आगे निकल जाती है। मॉडर्न मेडिसिन ने मौत को हमारे घरों से निकालकर एक अस्पताल के कमरे तक सीमित कर दिया है। हमें इस पर बात करने में डर लगता है। हम मौत को एक मेडिकल फेलियर मानने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वक्त सच में करीब आएगा, जब हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तो क्या हमें उन बेजान मशीनों के शोर और ठीक होने वाले आखिरी झूठ की जरूरत होगी? या उस वक्त हम बस इतना चाहेंगे कि कोई स्नेह भरा, गर्माहट भरा हाथ हल्के से हमारे माथे पर रखा हो
और एक आवाज कहे कि बस अब आराम करने का वक्त आ गया है। जैसे एक्सरे की वो साफ लकीर शुरू में हमें एक झूठा सुकून दे रही थी, वैसे शायद अब हमें समझना होगा कि मौत को किसी ठीक किए जाने वाले पुर्जे की तरह नहीं, एक इंसानी एहसास की तरह देखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी के आखिरी पन्नों में इलाज से ज्यादा साथ की जरूरत होती है।